तक हम लोगों ने जाना कि वर्णमाला क्या है, और आज हम लोग उसी वर्णमाला में वर्णों के भेद को जानेंगे। जैसा कि वर्णमाला में हमने जाना कि वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अंग्रेजी में अल्फाबेट के अंतर्गत वोवेल और कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो हम लोग आज हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है कि स्वर वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो हम लोग आगे बढ़ें और स्वर वर्ण की परिभाषा जानें। तो हम परिभाषा जान लेंगे तो आसान हो जाता है और जानकारी। तो सबसे पहले परिभाषा में स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतः होता है, अपने आप होता है। मतलब यह वह वर्ण, दूसरे शब्दों में हम दूसरे वाक्य में इस तरह से कह सकते हैं कि वह वर्ण जिसका उच्चारण किसी अन्य वर्णों के उच्चारण के बिना हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब हम जानेंगे कि इस स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। तो हम लोगों ने वर्णमाला में जाना कि स्वर वर्ण की संख्या 11 है, लेकिन 2 और अयोगवाह जुटा था, इसलिए स्वर वर्ण की संख्या 13 हो जाती है। लेकिन जब कोई प्रश्न आए तो उसमें स्वर वर्ण की संख्या इसको छोड़कर ही बताना है, अर्थात 11। ओ आ हर्षई दुर्गे हर्षो दुर्गो री ए ओ और अंग और अह ये अयोगवाह हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक और चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र बिंदु हम लोग देते हैं। अर्ध चंद्र बिंदु और चंद्र बिंदु का भी उपयोग करते हैं, लेकिन हम लोग अर्ध चंद्र बिंदु का उपयोग अधिकतर अंग्रेजी के शब्दों में होता है। ये अंग्रेजी की ध्वनियां हैं जिसमें हम लोग ऑफिस बोल देते हैं उसके ऊपर, और ऑफसेट बोल सकते हैं, या कॉलेज बोलते हैं तो उसके ऊपर अर्धचंद्र का उपयोग करते हैं। तो हम यह जान लेना आवश्यक है, क्योंकि स्वर पढ़ रहे हैं तो यह अर्धचंद्र का उपयोग भी जान लें। ज्यादातर यह अंग्रेजी में उपयोग होता है, अंग्रेजी की यह ध्वनियां हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि स्वर के कितने भेद हैं। हमने परिभाषा जान लिया, अब जानेंगे कि स्वर के कितने भेद हैं। हम बताते चलें कि स्वर के 3 भेद हैं, और यह दिमाग में बिठा लें, 3 भेद हैं। और ये 3 भेद में पहला ह्रस्व हो जाता है, दूसरा दीर्घ हो जाता है, तीसरा प्लुत हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर हम लिखे भी हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो अब हम अलग अलग इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। जैसे कि ह्रस्व स्वर में, उसके बारे में अगर हम परिभाषा या कहना चाहे आंसर उत्तर आएगा कि ह्रस्व स्वर क्या है या ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या है, तो हम कहेंगे जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का वायु खर्च हो। यहाँ वायु खर्च होने का मतलब है कि मात्रा, हम किसी का उच्चारण करते हैं तो वो हवा के द्वारा ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ वायु जोड़ा है। तो उसमें अर्थात एक मात्रा खर्च हो, उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं, और इसे यह एक मात्रिक स्वर भी कहलाता है। हम आगे बढ़ते हैं, दीर्घ, ये ह्रस्व स्वर क्या क्या है ये जान लेना भी जरूरी है। जैसे पहला ओ, हर्षहि, हर्षहु एवं री, यह एक मात्रिक है और ये ह्रस्व स्वर है। हम आते हैं दीर्घ स्वर की तरफ और परिभाषा देते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का वायु, अर्थात एक ह्रस्व से ज्यादा 2 मात्रा का वायु खर्च हो, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घहि, दीर्घहु, ए, ओ, ये 2 स्वरों की संधि भी इसे कहा जाता है। लेकिन हम लोग अभी दीर्घ स्वर में हैं तो दीर्घ स्वर को जान लिए कि क्या क्या है। अब हम आते हैं, अब जैसे कि यहाँ संधि करके भी अ जोड़ अ बराबर आ, इसलिए इसमें 2 मात्रा का वायु खर्च हुआ, ये 2 मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं इसे। अब हम आते हैं प्लुत की तरफ। इसका उपयोग ज्यादातर नहीं, बहुत कम होता है। किसी को पुकारने या 2 से अधिक मात्रा का जहाँ वायु खर्च होता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में, हम परिभाषा देते चलें क्योंकि वो जान लेना जरूरी है, परिभाषा से किसी चीज को स्पष्ट ज्यादा हो सकता है। तो हम देखते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे वह प्लुत स्वर कहलाता है। किसी को पुकारने में या नाटक वगैरह में इसका ज्यादा संवाद को लिखने में, यह ज्यादातर यहाँ इस तरह का चिन्ह जहाँ होगा
वहाँ पर मतलब 2 से अधिक मात्रा का वायु खर्च होता है, उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं और ये त्रिमात्रिक स्वर भी कहलाता है। हम आगे बढ़ें अपने जानकारी को और बढ़ाने के लिए, और हम देखते हैं कि एक चीज आपको यहाँ पर अब बताते चले थे कि स्वर के भेद हम 2 तरह से करते हैं। स्वर के भेद को जो उच्चारण के में लगने वाले समय के आधार पर हम किए, अभी जो हम लोगों ने किया तो उच्चारण के में समय लगने वाले के आधार पर किया, और अब जो हम करने जा रहे हैं 2 तरह से हम लोग स्वर को विभाजित कर सकते हैं, जाति के आधार पर भी। अब जाति का आधार क्या पर हम लोग इसका विभाजन करते हैं तो ये 2 तरह के हैं, एक हो जाते हैं सजातीय और दूसरा हो जाता है विजातीय। अब जैसे लगातार अ हर्षहि दुर्गई मतलब आस पड़ोस, हर्षहु दुर्गहु, ये आदि हो गए सजातीय। अब हम विजातीय की बात करते हैं तो ओ का आ छोड़ के हर्षहि आ जाता है, आ छोड़ के दीर्घही आ जाता है, आ में फिर हर्षहु हो जाता है, और यह इसी तरह का क्रम चलता है। यह ज्यादातर उपयोग नहीं होता, लेकिन जानकारी के लिए रख देना चाहिए। ये जाति के आधार पर 2 भेद हैं, सजातीय और विजातीय। हमने बता दिया क्या क्या सजातीय हैं और क्या क्या विजातीय हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके वर्ण के भेद में। स्वर का वर्णमाला में या भाषा विज्ञान में या हिंदी में बहुत बड़ा महत्व है, और हम जानते हैं कि व्यंजन के उच्चारण में हम लोग स्वर की सहायता लेते हैं, इसलिए स्वर को अच्छी तरह से जान लेना बहुत ही जरूरी है। हम समझेंगे कि अब स्वर पढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि स्वर मात्रा स्वर की मात्रा हैं, वह कौन कौन सी मात्रा है। साथ ही और जानेंगे कि स्वर व्यंजन में संयोग कैसे होता है, मिल कैसे जाता है, वो मिलान भी करके हम यहाँ स्पष्ट कर देंगे एक तालिका के माध्यम से। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक शब्द आया है मात्रा, तो मात्रा की परिभाषा जान लें। मात्रा की परिभाषा आप दिमाग में बिठा लें कि मात्रा क्या है। जैसे स्वर के संकेत चिन्ह को, इसके तो स्वर के संकेत चिन्ह को क्या कहते हैं, तो मात्रा कहते हैं। और हम देखते हैं तो स्वर 10 हैं, स्वर के 10 संकेत चिन्ह हैं। कितने हैं, स्वर के 10 संकेत चिन्ह हैं। तो हम लोग स्वर के 10 संकेत चिन्ह मानते हैं, लेकिन एक और जैसे ओ को हम लोग छोड़ देते हैं और 2 अयोग वा छोड़ देते हैं, जैसे 13 होता है। तो हम लोग सारी चीजों को इस तालिका के माध्यम से अच्छी तरह से समझ लें। जैसे स्वर हैं हमारे पास हर्षहि दुर्गई, हर्षहु दुर्गहु, दी ए ऐ ओ औ अंग अह। तो हम लोग उधर अलग रखे हैं इसे, क्योंकि ये अयोग वाह है। मैं बार बार कहता हूँ इसे, यह अयोग वाह है, ये अयोग वाह है, तो इसको अलग ही रखकर चलते हैं। उसका स्वर में स्थान कम उपयोग होता है इसलिए। अब देखिए अ शब्द हैं, इसलिए हम 10 जो बोले तो ये जो है ओ की मात्रा कुछ नहीं होती है, अर्थात को जो व्यंजन है, जब वहाँ व्यंजन आता है और जब संयोग होता है तब समझ में आता है कि क में अ मिला, इसलिए व्यंजन क बन गया। अब आते हैं आ में आप देखेंगे, पूर्ण नजर डालें और समझें। यहाँ पर एकदम इस तालिका में पूरा 12 खड़ी भी समझ में आ जाएगा, कहरा जो हम पढ़ते हैं वो भी समझ में आ जाएगा, कहाँ हर्षहि कहाँ दुर्गई का उपयोग होता है यह भी समझ में आ जाएगा। तो मात्रा जैसे हैं तो हम आ बोलते हैं तो आ की मात्रा यहाँ पर है, अ में लगा आ हो गया। उसी तरह क में लगा आ तो का हो गया, क में लगा आ तो का हो गया। उसी तरह हर्षहि की मात्रा इस तरफ से है और हर्षहि की मात्रा क में लगी तो हो गई यहाँ पर संयोग होकर क हर्षहि। दुर्गही की मात्रा का चिन्ह यह है और इसमें व्यंजन क के साथ यह दीर्घही जुटा तो क दीर्घही हो गया। उसी तरह हर्षहु इसी तरह क व्यंजन है और क में हर्षहु जुटा और यह वो हो गया। इसी तरह आगे हम लोग समझे एकदम बारीकी से, दीर्घहु का चिन्ह यह है, दीर्घहु में
क व्यंजन है और क व्यंजन में संयोग हुआ तो क दीर्घ हो गया। री है क और री की चिन्ह ये है और क व्यंजन है, क में री जुट गया। उसी तरह ए है, ए की यह मात्रा है और ये व्यंजन और के हो गया। ऐ है और ऐ की यह चिन्ह है और क में जुड़ गया, कै हो गया। ओ है और ओ का ये मात्रा चिन्ह है और ये को से और ये संयोग होके को हो गया। औ आते हैं, औ का यह चिन्ह है और औ का चिन्ह में को से जुड़ के क हो गया। उसी तरह जितने भी व्यंजन हैं उसमें जोड़कर हम अपने शब्दों को बनाते हैं, उपयोग में लाते हैं जहाँ जैसा होता है। उसी तरह कुछ जो अयोगवा मैंने बताया थे, ये तो अंग हैं, अंग और अंग में उसी तरह अनुस्वार ऊपर होता है। उसी तरह क व्यंजन में जुड़ गया अनुस्वार तो कंग हो गया। उसी तरह विसर्ग है अ है, तो ये संस्कृत में ज़्यादातर उपयोग होता है। तो हम लोग हिंदी में भी होता है कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादातर संस्कृत में। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अंग से बाद अ है तो इसका व्यंजन क में विसर्ग लग गया तो यह हो गया क। तो आपने आज देखा कि वर्ण के भेद में स्वर वर्ण जो स्थिति है उसके बारे में, उसकी परिभाषा, उसके भेद और मात्रा को मुख्य रूप से समझा। आगे हम लोग व्यंजन को समझेंगे, व्यंजन की परिभाषा जानेंगे, व्यंजन के भेद को जानेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर करें। धन्यवाद। तो हम लोगों ने अभी स्वर वर्ण को जाना और स्वर वर्ण के भेदों को भी जाना, साथ ही मात्रा से भी परिचय हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं वर्ण के भेद के दूसरे रूप में, जिसका नाम है व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण हम लोगों ने वर्णमाला में अच्छी तरह से समझ लिया है। जिनको समझ में नहीं आया है वह फिर से हमारी वर्णमाला में जो हमने व्यंजन वर्ण को विभाजित किया है उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं फिर भी उसे रिपीट कर रहा हूँ व्यंजन वर्ण को। हम सबसे पहले व्यंजन वर्ण की परिभाषा जाने। हम जानते हैं कि जिस तरह स्वर वर्ण किसी अन्य वर्ण के सहायता के बिना बोली जाती है, उसी तरह व्यंजन वर्ण का ठीक जवाब उल्टा है। इसमें बिना किसी अन्य वर्ण के सहायता के बोला ही नहीं जा सकता। इसलिए इसमें इसकी परिभाषा है, व्यंजन वर्ण की परिभाषा एकदम ध्यान से सुनेंगे और उसे दिमाग में बिठा लेंगे। स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हम देख रहे हैं कि कितने व्यंजन वर्ण की संख्या कुल कितनी है, यह सवाल आता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि मूल रूप से कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। जैसे हम लोगों ने क, ख, ग, घ, अंग ये सब पढ़ा था, च, छ, ज, ज। उसी तरह हम आगे जान लेते हैं, देख भी लेते हैं कि देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या यहाँ पर कुल हमारे पास 25 है। कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, यर, ल, व, तालव, श। यहाँ पर यर, ल, व ये आपका अंतस्थ व्यंजन 4 हो गया। और उसी तरह उष्म व्यंजन यहाँ पर उसी तरह का उष्म व्यंजन आपका यहाँ पे 4 हो गया। उसी तरह संयुक्त व्यंजन को मैंने इसे अच्छी तरह से आपको बताया कि संयुक्त कैसे संयुक्त हो गया। संयुक्त व्यंजन जैसे स्पर्श मतलब हमारे जो उच्चारण स्थान है वह कहाँ कहाँ स्पर्श करता है, इसीलिए इसका नाम स्पर्श व्यंजन रहा। उसी तरह अंतस्थ अर्थात अंतस्थ यर, ल, व कहाँ से उच्चरित होता है उसके आधार पर इसका विभाजन हुआ और उसे अंतस्थ में रखा गया। और उष्म व्यंजन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें घर्षण अधिक होता है। तालव, स्व, मूर्धन, स्व, दंत, स्व, हा कहने में ज्यादा घर्षण पैदा होता है, इसलिए उष्म व्यंजन में रखा गया। संयुक्त व्यंजन में क्यों रखा गया इसे? अक्षत्र, अज्ञार, स्रक। तो जिस तरह अक्षो लिखने के लिए हमको 2 वर्णों का सहायता लेना पड़ता है, जैसे क व्यंजन में ही क और मूर्धन्त स्व जुड़ता है,
तभी यह अक्ष बनता है। उसी तरह ज्यों कैसे बनता है, तो जो और यों जब मिलता है तो ज्यों बनता है, ये उच्चारण होता है। उसी तरह तो और रो मिलता है, इसलिए त्रो बनता है। और तालब स्वर रो मिलता है तो स्रो बनता है। इसीलिए इस चारों को स्रो व्यंजन कहा गया, अर्थात संयुक्त व्यंजन कहा गया। संयुक्त व्यंजन अर्थात अक्षत्र ज्ञ और स्रो। अब नए व्यंजन हमने कहा था अड़ अड़, ये सारे चीजों को मिला देने के बाद कुल वर्णों की संख्या आपको, ये आयोग जो बाद में नए व्यंजन है उसे छोड़ने के बाद आपको 33 हो जाते हैं। इसलिए कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33। और स्पष्ट हो गया कि व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। स्पर्श, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। हम आगे बढ़ते हैं और उच्चारण से भी परिचित हो जाते हैं कि यहाँ ये उच्चारण स्थान जो कि बहुत ही मायने रखता है और यह हर परीक्षा में पूछा जाता है। इसे हम चाहेंगे कि बहुत बारीकी से समझें और जानें। हम यहाँ पर एक मानचित्र, एक मनुष्य मानव का चित्र बनाए हैं और उसके मुख का कुछ पार्ट्स दिखाए हैं जहाँ से वर्ण का उच्चारण होता है। तो हम मुख्य रूप से बता दें कि जिस प्रकार सबसे पहले हमारा कंठ से, हम लोग कंठ से चलते हैं, उसके बाद हमारा तालु आ जाता है और तालु के बाद हमारा मूर्धा आ जाता है और तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर हमारा दंत आ जाता है और 5वें नंबर पर ओष्ठ आता है और एक 6ठे नंबर पर नासिक हो जाता है, अर्थात नाक के यहाँ देख रहे हैं आप। ये चारों देखेंगे तो इसी से हमारे जितने भी वर्ण उच्चरित होते हैं, और चाहे वह स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो हम लोग सबसे पहले व्यंजन वर्ण को जान लें कि कहाँ से कौन सा उच्चारण होता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कवर्ग हम लोग लिखे थे क ख ग घ घ, तो ये जो हमारा जो है कवर्ग का उच्चारण कंठ से हो जाता है। क्लियर, एकदम कहीं डाउट नहीं। यहाँ कोई भी उच्चारण आ जाएगा कि क ख ग घ कहाँ से उच्चरित होता है। अगर को हम पूछे कहाँ से, तो कंठ से। ख कहाँ से, तो कंठ से। ग कहाँ से, तो कंठ से। इसी तरह चवर्ग में आते हैं कि मैंने नंबर दिया है, तो दूसरे स्थानों पर आप देखेंगे चवर्ग जितना है वो कहाँ से बोला जाएगा, तो वो तालु से बोला जाएगा। ये एकदम देख रहे हैं 2 नंबर पे मैंने यहाँ दिया है, नीचे से चलता है। ध्वनि हमेशा नीचे से चलती है, जैसे हवा निकलती है तो नीचे से ही बोला जाता है। तो पहले कंठ से बोलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो वो तालु, सबसे पहला तालु आ जाता है। इसलिए चवर्ग में तालु च छ ज झ ये सारे तालु से बोले जाते हैं। उसके बाद टवर्ग में आते हैं। टवर्ग कहाँ से, 3 नंबर में है, तो यह हो जाता है कि मूर्धा से बोला जाता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि ये मूर्धा से बोला जाता है। टवर्ग कहाँ से बोला जाता है, तो मूर्धा से। उसी तरह 3 नंबर के बाद 4 नंबर में दांत है, तो आप तवर्ग में आते हैं। 4 नंबर में यहाँ तवर्ग है, तो यहाँ तवर्ग से हम लोग दंत आ जाता है और इसीलिए हम लोग यहाँ बोलते हैं त थ द ध, ये हमारा तवर्ग से बोला जाता है। उसी तरह हमारा 5 नंबर पर ओष्ठ है, तो यह पवर्ग है। ओष्ठ यहाँ पर ओष्ठ लिख देते हैं, ओष्ठ। तो आप देखेंगे कि पवर्ग का उच्चारण प फ ब भ म ये ओष्ठ से हो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं पूरे स्वरूप को समझने के लिए हमने एक तालिका यहाँ पर बनाई। उसे स्पष्ट देखेंगे कि कंठ अर्थात कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण को कंठ ध्वनि कहते हैं। तो वो कहाँ कहाँ से हैं, तो स्वर में ओ और आ ये कंठ से बोले जाते हैं। बाकी क ख ग घ और विसर्ग और यहाँ जो है ह, ये सारे कंठ से बोले जाते हैं। आप देख रहे हैं मैंने कंठ का यहाँ बनाया है चित्र, उसमें भी आप भली भांति समझ लें तो कंठ से बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं तो तालु, तालव्य मतलब तालु, तालव्य मतलब तालु से क्या क्या बोला जाता है, तो हर्ष ही, दीर्घ ही और च छ ज झ य और तालव श, ये आपसे तालु से बोला जाता है। तालव्य भी बोलते हैं।
अगर प्रश्न तालु आता है तो तालु आंसर उत्तर में देंगे, और तालव्य आता है तो तालव्य भी दे सकेंगे दोनों। अब मूर्धन्य, मूर्धा को ही मूर्धन्य कहते हैं। तो मूर्धा के अंतर्गत हमारा जो है री आ जाता है, ट ठ ड ढ, मूर्धन्त न आ जाता है, और र और य ये आ जाते हैं मूर्धा से, मूर्धन्य। उसके बाद दंत, जैसा कि मैं सीरियली 1 2 3 ऊपर कर दिया है, आप देख रहे हो कि मूर्धन्य हो चुका। उसके बाद दंत की तरफ बढ़ते हैं, तो दंत में त थ द ध न और ल और दंत सो ये आ जाते हैं किसमें, ये दंत में। उसके बाद हम आते हैं 5 नंबर में ओष्ठ। ओष्ठ के अंतर्गत हर्षहु और दुर्गहु आता है। उसी तरह इसमें ओठ से 5 नंबर है ओष्ठ से। तो होंठ से जो बोला जाता है वो पो, फो, बो, भो और माँ। अब हम अनुनासिक ध्वनि है जो नाक और मुख दोनों से मिलकर बनता है, वो होता है वो वर्ण हम जान लें। वो सारे पंचमा अक्षर हैं, स्पर्श के ये पंचमा अक्षर सारे वो अनुनासिक ध्वनि कहलाते हैं। अंग, या, मूर्धन्त न, दंत न और म और अनुस्वार और चंद्र बिंदु ये सारे अनुनासिक ध्वनि हैं। उच्चारण में अगर आएगा तो आप बताएंगे अंग क्या है तो अनुनासिक ध्वनि है, या क्या है तो अनुनासिक ध्वनि। उसी तरह हम लोग कंठ और तालव्य, तालु दोनों मिलाकर, कंठ और तालु दोनों जब मिल जाता है तो कंठ तालव्य कहलाता है। कंठ तालव्य दोनों जगह से मिलकर जो ध्वनि उच्चरित होता है वह स्वर के 2 वर्ण हैं, ए और ऐ। उसी तरह कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ मिलकर जो बनता है ध्वनि वो स्वर वर्ण के अंतर्गत ओ और औ आता है। अब आते हैं दंतोष्ठ। दंतोष्ठ के अंतर्गत एक ही वर्ण आता है, वह है या। तो दंत और ओष्ठ के मिलन का या बोल देते हैं। तो हम लोगों ने आज जान लिया कि व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण का भी उच्चारण स्थान स्पष्ट है। इससे आप अच्छी तरह से, जहाँ परेशानी हो वहाँ पॉज करके वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें। कहीं दिक्कत हो तो उसे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।